हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS अकेडमी। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में यह तीसरा अध्याय है। इसमें हम आज आपातकालीन शक्ति और वीटो शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ यहीं पर खत्म हो जाएंगी। आपातकालीन शक्तियाँ में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि आर्टिकल 352 में है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन है जो कि आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। इन तीनों आपातकाल पर चर्चा करेंगे। फिर वीटो की यदि बात करें, वीटो की शक्ति की तो 4 प्रकार की वीटो होती है। आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी, पॉकेट वीटो और विशेषित वीटो। इसमें से 3 वीटो जो है, पहला 3 वीटो यह भारत के राष्ट्रपति के पास है, लेकिन विशेषित वीटो जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो। सबसे पहले तो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जिसे बोला जाता है, वह कब लगाया जा सकता है। यह आर्टिकल 352 में है और इसके लगाने का कारण जो है, या तो आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो या बाहरी आक्रमण हो, इस 2 कंडीशन में लगाया जाता है। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह मतलब देश के अंदर ही बहुत बड़ा विद्रोह जो कि शस्त्र के साथ हो, बहुत बड़ा विद्रोह, एक ये कारण। और दूसरा बाहरी आक्रमण। इस 2 कारण के कारण, यह 2 कारण हैं राष्ट्रीय आपातकाल के, नेशनल इमरजेंसी के। और नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लगाया जा चुका है, युद्ध के दौरान लगाया हुआ है। जैसे एक कारण मैंने बताया, युद्ध, बाहरी आक्रमण। तो बाहरी आक्रमण का अर्थ युद्ध ही होता है। तो बाहरी आक्रमण में सबसे पहले चीन के साथ युद्ध हुआ था। नेशनल इमरजेंसी जो लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ उसमें लगा। फिर उसके बाद जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके समय में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उस समय भी लगा 66 में। और फिर 1971 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तीसरी प्रधानमंत्री, तो उस समय भी नेशनल इमरजेंसी लगाया गया 1971 में। और फिर वह नेशनल इमरजेंसी बाद में फिर एक्सटेंड होकर 75, 76, 77 तक रहा। और उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, और जिसमें कांग्रेस की बुरी तरह से हार होती है और जो विपक्षी दल होते हैं उसका एक बहुत बड़ा गठबंधन बनता है और उनकी जीत होती है, और उसमें प्रधानमंत्री पहले मोरारजी देसाई बनते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी की बात हो गई, आर्टिकल 352। उसका कारण हुआ या तो सशस्त्र विद्रोह हो, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, या बाहरी आक्रमण, ये 2 कारण है। फिर राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन सबसे पहले तो यह आर्टिकल 356 में है। राष्ट्रपति शासन जो है यह राज्य में लगाया जाता है, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति का शासन होगा, यानी कि केंद्र का शासन हो जाएगा वो। उस समय यह तभी होता है जब राष्ट्रपति को लगे क्या मतलब वहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं उस स्टेट में, वह यह बताते हैं राष्ट्रपति को कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, यानी कि यहाँ लॉ ऑर्डर बहुत ही ख़राब चल रहा है, यानी कि संविधान के हिसाब से यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है, मतलब राज्य बहुत ही बुरी स्थिति में है, शासन व्यवस्था बहुत ही चरमराया हुआ है। तो उस स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जब मतलब सरकार बनाने की बारी आती है,
तो उस समय कोई भी दल अपना सरकार बनाने में एक तरह से सफल नहीं हो पाती है। तो उस कारण से या तो इलेक्शन कराया जाता है या कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जिससे कि कुछ समय बाद आपस में कुछ पार्टियां मिलकर सरकार बना ले, या फिर तब पर भी नहीं बना पाती है तो फिर बाद में इलेक्शन एक तरह से कराया जाता है और फिर देखा जाता है कि क्या सिचुएशन है। यदि सिचुएशन ठीक रहता है, यानी कि बहुमत किसी के पार्टी का या किसी के गठबंधन का आता है, तो फिर दूसरी फिर उसकी सरकार बन जाती है, या नहीं तो फिर से राष्ट्रपति शासन। लेकिन जनरली सरकार बनाने के लिए लोग मतलब यहाँ पर सरकार बनाना ज़्यादा सही होता है। सरकार बना ही लिया जाता है अधिकतर केस में, बहुत कम ही केस में बार बार इलेक्शन होता है। फिर है वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक हमारे देश में कभी भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। यह आर्टिकल 360 है, आर्टिकल 360 यानी कि 360, जिसमें कि वित्तीय आपातकाल का कारण बताया गया है। जब वित्तीय स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो उस समय वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक उतनी खराब स्थिति अभी तक नहीं आ पाई है, तो इस कारण से वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है। फिर वीटो की शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के पास एक वीटो की शक्ति होती है। वीटो की शक्ति एक तरह से ऐसी शक्ति होती है जो जब संसद यानी कि पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन किसी कानून को यदि मतलब कोई कानून बनाना चाह रही हो, तो सबसे पहले तो कानून बनाने के लिए बिल लाया जाता है, तो वह बिल पास करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति मना कर सकता है उस बिल को पास करने से, अनेक कारणों से, कुछ अपने उनके कुछ तर्क होंगे, तो वही पावर जो है मना जो कर सकता है, वह मना कर पाने की जो शक्ति है, उसी शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं, वीटो की शक्ति। तो भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो पावर प्राप्त हैं, जो कि अत्यंतिक वीटो पावर है। अत्यंतिक वीटो पावर का अर्थ होता है विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, यानी कि राष्ट्रपति अपनी राय सुरक्षित रखते हैं, यानी कि जो बिल पास होकर आता है उनके पास, तो अपनी राय सुरक्षित रखते हैं। इसमें यह ज़्यादातर ऐसे विधेयकों के साथ एक तरह से राष्ट्रपति करते हैं जो कि या तो कोई भी ऐसे मेंबर जो सरकारी ना हो, यानी कि सरकार के ना हो, यानी कि कोई मंत्री नहीं हो विपक्ष के, या ऐसे MP जो एक तरह से शासन में ना हो, तो उनका लाया हुआ बिल यदि पास हो जाता है, यानी कि इस कंडीशन तक पहुंचता है, तो उनके बिल को एक अत्यंतिक वीटो के द्वारा एक तरह से सुरक्षित रख लिया जाता है। और फिर जब सरकार मतलब बदलती है तो उसके बाद अगली सरकार जो आएगी उसके पास लाया जाता है, तो वह एक तरह से राष्ट्रपति को बोलती है कि इसे छोड़ दें, मतलब इस विधेयक को जो अभी तक एक तरह से कानून नहीं बना है, उस विधेयक को रद्द कर दिया जाए, हटा दिया जाए। फिर निलंबनकारी विधेयक है, निलंबनकारी वीटो है विधेयक नहीं। इसमें विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके, यानी कि जब यह मतलब कानून तो बाद में बनेगा, जब बिल पास होकर आ जाए और साधारण बहुमत मतलब जिस भी बहुमत से पास होकर आ जाए, तो उस समय जब राष्ट्रपति के पास आता है तो वह उसे एक तरह से बहुत दिन के लिए अपने पास रख सकते हैं, और मतलब पुनर्विचार के लिए रख सकते हैं, वापस मतलब पुनर्विचार के लिए ही रख सकते हैं। जैसे यदि राष्ट्रपति के पास बिल आया तो उन्हें लगता है कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए या कुछ बदलाव होना चाहिए, तो वह सुझाव देकर भेजते हैं
मतलब फिर से लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर फिर दोबारा आता है, तो फिर उसके बाद ये बिल पास हो जाता है। यह एक तरह से उतना प्रभावी वीटो नहीं है, निलंबनकारी। उसके बाद पॉकेट वीटो जो है, पॉकेट वीटो मतलब कुछ समय के लिए राष्ट्रपति अपने पास वो विधेयक रख सकते हैं, और कुछ समय के लिए क्या, बहुत समय के लिए रख सकते हैं। फिर जब नई सरकार आती है तो उस सिचुएशन में वह विधेयक जब रिव्यू के लिए जाता है तो फिर वो सरकार उस विधेयक को रद्द कर सकती है। जनरली यही करती है। राजीव गांधी के केस में यही हुआ था। जब राजीव गांधी की सरकार थी तो एक इंडियन पोस्ट से रिलेटेड कुछ बिल बना था, जो कि पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास आया, और राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हुए मतलब इसे रखे रहा। फिर विशेष वीटो या अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं। इसका अर्थ है विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके, यानी कि पहले एक तरह से विधायिका द्वारा बिल बनाकर भेजा गया, वो राष्ट्रपति के पास आया, और फिर राष्ट्रपति कुछ दिन बाद रख कर फिर दोबारा भेजते हैं, तो एक कुछ समय बाद दोबारा भेजा जाता है, जिससे कि वहाँ पर सरकार बदल चुकी होती है, और सरकार दूसरी पार्टी की है तो आसानी से उस एक तरह से इसे निरस्त कर दिया जाता है। तो यह तो थी आपातकालीन शक्ति और वीटो शक्ति। तो राष्ट्रपति का चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है। एक और चैप्टर आएगा जिसमें कि जो भी चीज़ें छुटी हुई होंगी राष्ट्रपति से संबंधित, उन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।